नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल प्रयागराज दौरा है। 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी महाकुंभ को लेकर वहां पर चर्चा करेंगे और महाकुंभ का लोगो भी सीएम योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे। महाकुंभ की वेबसाइट, मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ के लोगों को जारी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल सुबह 10 बजे योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचकर वहां पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और महाकुंभ का जो लोगो है उसको भी लॉन्च करेंगे। वहीं जो महाकुंभ की वेबसाइट है उस पर भी जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। तो कल सुबह 10 बजे का पूरा मामला है। कल 6 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। तो महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां शुरू होने लगी हैं। जनवरी में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जायजा लेने के लिए कल सुबह पहुंचेंगे और वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ योजनाएं हैं, सबका निरीक्षण किया जाएगा और जो प्रयागराज महाकुंभ का लोगो है उसको भी लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल सुबह प्रयागराज दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ और वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम होंगे उनको लेकर भी ताज़ा अपडेट आपके सामने आती रहेंगी। हालांकि जो महाकुंभ है, महाकुंभ का आयोजन होना है और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। अब कल देखना होगा कि कल क्या क्या आयोजन प्रयागराज में होने वाले हैं, क्योंकि 10 बजे का समय दिया हुआ है और समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और जो कई तरह की योजनाएं हैं महाकुंभ को लेकर, जो भी आयोजन किए जाने हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर निरीक्षण करेंगे और महाकुंभ के लोगों का भी वहां पर उसे लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा जो महाकुंभ की वेबसाइट है, वेबसाइट के द्वारा महाकुंभ की जो अपडेट मिलेंगी उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी देंगे और कई तरह की जो योजनाएं हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। हालांकि अब की बार प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं वहां पर कई तरह की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब रिजवी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा लेंगे। क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, इस बार जो है 2025 में कुंभ होना है उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हालांकि बारिश की वजह से और गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ने की वजह से काम की गति थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं उन कामों का जायजा लेने के लिए। 6 घंटे से ज्यादा समय संगम नगरी प्रयागराज में बिताएंगे। सुबह 10 बजे वो यहाँ पर जब आएंगे तो उसके बाद जो वीआईपी घाट है वहां पर जाएंगे और वहां से अक्षय वट के दर्शन करेंगे और वहाँ के जो कार्य है उसको देखेंगे, संगम इलाके के जो कार्य है उसको देखेंगे। उसके बाद परेड में 13 जो अखाड़े हैं उससे जुड़े साधु संतों के साथ एक लंबी बैठक करेंगे। साधु संतों से उनके अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर जो इस बार कुंभ आयोजित हो रहा है, साधु संत की क्या मंशा है, किस तरह की चीजें वो चाहते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक करेंगे। तो कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा दिन रहेगा संगम नगरी प्रयागराज के लिए, क्योंकि तमाम विकास कार्यों का न सिर्फ वो मंथन करेंगे, जायजा लेंगे, जाकर के भौतिकी निरीक्षण भी करेंगे। ऐसा जो उनके प्रोटोकॉल आया है उसमें ये सारी चीजें इंगित है। अधिकारी आज से ही यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी
बड़े प्रशासनिक अधिकारी। जी बिल्कुल सोहेल, और जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो संत हैं, संतों की तरफ से कई तरह की अब की बार मांगे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब की बार महाकुंभ के अंदर जो संत भी होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वेशभूषा बदलकर वो दूसरे समुदाय के लोग आ जाते हैं, तो संतों ने अपनी तरफ से मांग रखी है कि अब की बार आईडी वगैरह भी चेक की जाए। और दो शब्द यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, शाही और पेशवाई, इसको लेकर भी उन्होंने मांग की है कि इन शब्दों को अब की बार महाकुंभ से हटा दिया जाए। देखिए, ये साधु संतों की डिमांड है बाकायदा। इसके लिए अखाड़ों के जो साधु संत है उन्होंने कल और आज इस पर बाकायदा बैठक भी की है। अब इस बात में वो योगी आदित्यनाथ को भी इसकी एक तरह से कह सकते हैं अपनी मांग और अपनी जो सुझाव है वो देंगे। इसीलिए कल साधु संतों के साथ भी एक बड़ी बैठक उनके साथ होनी है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो मुख्य तौर पर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, प्रशासन किस तरह से इस बार पूरे मेले के लिए तैयारियां कर रहा है, तैयारियां कहां तक पहुंची है, उस पर ज्यादा केंद्रित करेंगे। इस बीच में साधु संतों से, क्योंकि ये पूरा मेला साधु संतों से जुड़ा है, तमाम श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ है, तो उनकी राय और उनके सुझाव को भी लिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि कई बिंदुओं पर कल उनकी बैठक होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ का कल प्रयागराज में दौरा रहेगा और महाकुंभ को लेकर वहां पर निरीक्षण किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां देवी मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। बता दें कि मंदिर के यति नरसिंहानंद अशोभनीय बयान दिया था, जिसके बाद से ही मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि पुलिस के साथ ही पीएसी की भी भारी तैनाती गई है। देवी मंदिर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं एडिशनल डीसीपी ने भी वहां पर कैंप का दौरा किया है और पुलिस के साथ ही पीएसी की भी भारी तैनाती। नरसिंहानंद ने अशोभनीय बयान दिया था, तो नरसिंहानंद के बयान को लेकर वहां पर अब भारी पुलिस फोर्स देखी जा सकती है। गाजियाबाद में उनके बयान का असर देखने को मिल रहा है। ठाणे में पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि वोट बट जाए, वहीं एमवीए के मंसूबे नहीं होने दे सफल। कांग्रेस का असली रंग खुलकर सामने आ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। माहुरगडची जी आई रेणुका आणि बणीची सप्तशृंगी देवी यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो। मैं ठाणे की धरती पर श्री कोपिनेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब आंबेडकर को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक मोठी आनंदाची बातमी घेऊन मी महाराष्ट्रात आलो आहे। केंद्र सरकारने आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेत दर्जा दिला आहे। ये केवल मराठी और महाराष्ट्र का ही सम्मान ऐसा नहीं है, ये उस परंपरा का सम्मान है जिसने देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। मैं इसके लिए देश और दुनिया में मराठी बोलने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्रि में मुझे एक के बाद एक अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण
और शिलान्यास का सौभाग्य भी मिल रहा है। ठाणे पहुंचने से पहले मैं वाशिम में था। वहां देश के 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि जारी करने और कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का अवसर मुझे मिला। अब ठाणे में महाराष्ट्र के आधुनिक विकास के कई बड़े कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मुंबई एमएमआर और महाराष्ट्र के विकास की ये सुपर फास्ट स्पीड आज का दिन महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य की झलक दे रहा है। आज महायुति सरकार ने मुंबई एमएमआर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो का भी शिलान्यास हुआ है। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया यानी नैना प्रोजेक्ट, छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नया मुख्यालय, ऐसे कई बड़े विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास हुआ है। ये विकास कार्य मुंबई और ठाणे को आधुनिक पहचान देंगे। साथियों, आज ही आरए से बीकेसी मुंबई की एक्वा लाइन मेट्रो का शुभारंभ भी हो रहा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी हेमंत सरकार की मैया योजना का काट करने में लगी हुई है। वही आदि आबादी को अपने पाले में करने के लिए हर हथकंडा अपनाने में लगी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महिलाओं को बड़ी नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं को सम्मान में गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देंगे। इसके अलावा बीजेपी महिलाओं को हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 35% रिजर्वेशन देने का वादा किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार बनाते ही और वहीं अजय पांडे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं रांची से। अजय जी, अभी बीजेपी ने झारखंड चुनाव को लेकर अभी से वादे करने शुरू कर दिए हैं और आपको क्या कुछ लगता है कि ये जो चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं गोगो दीदी योजना को लेकर 2100 रुपए देने का वादा यहां पर बीजेपी कर रही है, क्या कुछ पूरी अपडेट है? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव है। जिस प्रकार हेमंत सरकार ने मैया योजना ला करके झारखंड में एक समझिए कि एक सियासी भूचाल लाया और अपने वोटरों को आकर्षित करने के लिए रही है। आप समझ सकते हैं कि लगातार जो मैया योजना पर बीजेपी हमलावर रही है और सवाल खड़ा करती रही है, लोक लुभावन की बातें करती रही है। ऐसे में उन तमाम सियासी बयानों के बावजूद भी जो लोगों की रुझान है, महिलाओं की जो रुझान है और वो घटने को नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हेमंत सोरेन तथा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सम्मान यात्रा में महिलाओं को मैया योजना सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी जो जनसभाओं में जो भीड़ जो देखी जा रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए इसके लिए चिंता का विषय बन गया है और इसी मतलब योजना का काट करने के लिए। ठीक है अजय पांडे, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में बीजेपी चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। अब हेमंत सरकार की
मैया योजना को लेकर बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देने का यहां पर वादा किया है और कितना कुछ यह वादा कारगर साबित हो सकता है, महिलाओं को अपनी तरफ खींचने में बीजेपी कितनी आकर्षित हो सकती है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि झारखंड में अभी से चुनावी तैयारियां चलने लगी हैं। खबर अयोध्या से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तैनात फार्मासिस्ट ने लैब के अंदर जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि फार्मासिस्ट साकेत कुमार त्रिपाठी मूलत बस्ती जनपद के रहने वाले थे। स्वास्थ्य केंद्र तैनात फार्मासिस्ट ने आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को मजबूत बनाने और कार्मिकों की समस्याओं को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में पेंशन प्रणाली, समय पर पदोन्नति, साइबर सुरक्षा में सुधार और महिला सुरक्षा के लिए विशेष पहल शामिल है। सीएम ने अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की सभी इकाइयों में बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए, जिससे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाई जा सके। यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को दिन में मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद देर रात डासना देवी मंदिर के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने समय रहते लोगों को मौके से हटाकर सख्ती कायम की। यति समर्थक अनिल यादव पर भड़काऊ वीडियो जारी करने का भी आरोप लगा है। खबर रायबरेली से है, जहां मोबाइल से बात करना युवक को महंगा पड़ा है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि मोबाइल से बात करते समय रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था मृतक युवक। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के छनछुआ गांव की बताई जा रही है। मृतक शिक्षक की पहचान दरौदा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी भरत माझी के रूप में हुई है। घटना पर आसपास के लोगों ने बताया कि भरत माझी शाम में अपने घर से महाराजगंज बाजार गए थे। बाजार से जब वह वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी धनछुआ गांव के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल शिक्षक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में वाराणसी निवासी युवक फंस गया है, जिससे घर वालों को उसके सुरक्षा की चिंता होने लगी है। युवक के पिता भी पिछले 10 सालों से गायब हैं। उनको खोजने की काफी कोशिश की गई, पर उनका पता नहीं चला। घर की जिम्मेदारी और परिवार पर कर्ज को दूर करने के लिए युवक इजराइल में काम कर रहा था। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र के कोहासी गांव का रहने वाला है युवक ब्रजेश कुमार। इजराइल वार जोन में फिलहाल फंसा हुआ है। वह कौशल विकास संस्था के तहत इजराइल गया था, वहां एक होटल में जॉब करता है। वहीं ब्रजेश की मां आशा देवी ने बताया कि 2 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तब उस समय बेटा हम लोगों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर रहा था। उसी समय ईरान की करीब 400 मिसाइलें उनके क्षेत्र के आसपास गिरी, जिसको वो बाहर निकलकर हम लोगों को दिखा रहा था। उस दिन आसमान से आग बरस रही थी।
सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। गोरखपुर के निवासी हैं और सुल्तानपुर से सपा सांसद हैं। एसएचओ बढ़लगंज को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने का भी नोटिस यहां पर जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट यहां पर जारी किया गया है। नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था। मृतक के शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रख जाम का मामला है। भारत सरकार के राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद को 2 दिन के दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, जहां जितिन प्रसाद के पीलीभीत आने के कार्यक्रम जारी होने के बाद पार्टी पदाधिकारी ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले प्रसाद ने पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक कॉलेज ऑफ फार्मेसी कजरी निरंजनपुर में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उसके बाद सुल्तानपुर, पिपरा, पटिहान, हरिपुर, सौदा गांव में जनसभा को संबोधित किया। एक दिन के लिए हाई स्कूल की टॉपर कामनी गंगवार रामपुर की डीएम बनाई गई। डीएम बनने के बाद कामनी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। कामनी बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दिन का डीएम बनाया गया। आगे पढ़ लेकर मुझे इंजीनियर बनाना। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कामनी को एक दिन का डीएम बनाया गया था। कामनी तहसील मिल के धनेली उत्तरी कलावती कन्या इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की टॉपर हैं। फिरोजाबाद में दावत खाने गई 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर है कि बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर पास की झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। खून से लथपथ बच्ची ने मां को अपनी आपबीती बताई। सूचना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। एसएसपी, एसपी, सीओ कोतवाल मौके पर पहुंचे और बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। अलीगढ़ में पूर्व प्रेमी की हरकत से परेशान विवाहिता ने खतरनाक कदम उठाया। विवाहिता ने प्रेमी को मिलने के बहाने सेंटर पॉइंट रेस्टोरेंट में बुलाया। रेस्टोरेंट में दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाहिता ने बैग से बोतल निकालकर पूर्व प्रेमी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब की चपेट में आकर पूर्व प्रेमी और रेस्टोरेंट का कर्मचारी झुलस गया। पूर्व प्रेमी शर्ट उतारकर मौके से फरार हो गया। तेजाब फेंकने के बाद आरोपी विवाहिता सेंटर पॉइंट से पुलिस चौकी पहुंची, जिसके बाद पुलिस चौकी में विवाहिता से घटना की जानकारी ली गई। कोडरमा सत्ताधारी दल के विधायक उमाशंकर अकेला ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब वे कोडरमा के चंदवारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए, विधायक उमाशंकर अकेला अपने समर्थकों के साथ प्रखंड के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए थे। देर शाम जब तक कोई अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं आया तो वे और भी नाराज हो गए और रात भर धरना स्थल पर ही बिताने का फैसला किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।